Good morning, 10th class, and let's continue with part 8. And this is your last part. Okay, after this, your chapter will finish. So, लास्ट टॉपिक में हमने इंडियन जितने भी हमने वीडियोज़ आपने देखा पार्ट 7 तक, उन सब में हमने ये देखा कि किस तरीके से गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट करा, सक्सेस करी, उसको विड्रॉ करा। बिल्कुल ही किसी भी कंडीशन में गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि इंडिया की इंडिपेंडेंसी वायलेंट नेचर की वजह से हो। वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं चाहते थे, और यही बार बार रीज़न बना कि कई सारे मूवमेंट सक्सेस होने के बाद भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और फाइनली इंडियंस को ये ट्रेंड करने में वो सक्सेस भी रहे कि इंडिया की इंडिपेंडेंसी वायलेंस नेचर से नहीं बल्कि पीसफुली हमें चाहिए, और पीसफुल मैनर में ही होना चाहिए। और आज भी देख लो, आज हम कोई भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं। अगर कोई किसी से गुस्सा हो जाए, कोई किसी का एनिमी बन जाए, आज देख लो इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे क्या है, एनिमी है। इंडिया चाइना क्या है, एक दूसरे के एनिमी है। फिर भी वॉर जो होता है, वेपन जो होता है, वो लास्ट ऑप्शन होता है, लेकिन उससे पहले हर वो कोशिश करते हैं जिससे कि उनके बीच की एनिमी, जो उनके बीच की जो गैप है, उसको ख़त्म किया जा सके। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसी फीलिंग के साथ कि कैसे एक एनिमी को हम अपना पूरे कंट्री की एनिमी मान करके, और हम एक दूसरे के बीच के जो गैप्स हैं उसको कम करके हम क्या कर सकते हैं, अपने बीच में हारमोनियस रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और पीसफुली इस कंट्री को, इस अर्थ को सर्वाइव करने में हेल्प कर सकते हैं। बस में आ रही है? तो चलिए, आज का टॉपिक जो है पार्ट 8 का, आज हम ये पढ़ेंगे कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। ध्यान देना बच्चों, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। द सेंस मतलब क्या, फीलिंग्स। बस में किसकी, कलेक्टिव बिलोंगिंग्स ही। कलेक्टिव बिलोंगिंग्स मतलब क्या, कलेक्टिव बिलोंगिंग्स मतलब ये होता है कि कॉमन थिंग्स। क्या होता है? कॉमन थिंग्स। सबसे पहले अगर किसी कंट्री में नेशनलिज्म की फीलिंग्स एमर्ज करनी हो ना, पूरे कंट्री के पीपल को ये लगे कि दिस इज माई कंट्री। चाहे वो, अगर इंडिया का एग्जाम्पल लें तो चाहे वो कश्मीर हो, भले ही वो कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हो, अगर वो तमिल हो, तमिलनाडु का हो, तमिल लैंग्वेज बोलता हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, गुजरात हो, अरुणाचल प्रदेश हो, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी रिलीजन बोलता है, लेकिन इन सब के बाद भी अगर सबके अंदर एक फीलिंग है कि इंडिया इज़ देयर कंट्री, इंडिया इज़ आवर कंट्री, तो इसके पीछे कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर कलेक्टिव बिलोंगिंग्स नहीं होते तो शायद इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ में हम इस कंट्री को अपनी कंट्री नहीं मानते, बल्कि जितने हमारी कंट्री में स्टेट्स हैं ना, वो सब डिफरेंट कंट्रीज होते। बस में आ रही है ना? बट इस सेंस जो ये कलेक्टिव बिलोंग्स है, इसने हमें बांध रखा है। कॉमन थिंग्स, हमारी कंट्री में कॉमन थिंग्स क्या है? अगर सपोज कि आप गुजराती बोलते हो, कोई पंजाबी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई कोंकणी बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई डोगरी बोलता है, कोई मणिपुरी बोलता है, कोई नेपाली बोलता है, बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, गढ़वाली कोई बोलता है, डजेंट मैटर, लेकिन सब कोई ये ज़रूर बोलता है व्हाट इज़ योर कंट्री। तो आंसर सबका एक होता है, माई कंट्री इज इंडिया, इंडिया, इंडिया। आगे समझ में ना? क्यों, ऐसा क्यों? इतनी डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रीजन को होने के बाद भी सभी लोग अपने कंट्री को नाम इंडिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबकी एक कॉमन थिंग है, क्या? हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल एंथम, हमारा नेशनल प्राइम मिनिस्टर, नेशनल प्रेसिडेंट, पूरे कंट्री में वन एंड वन, ओनली वन है, उसका मोर देन वन नहीं है। और शायद यही रीज़न है कि सबके पीएम हमारे जो करंट पीएम होते हैं, सपोज आज के डेट में नरेंद्र मोदी हैं तो नरेंद्र मोदी हैं, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं तो मिस्टर रामनाथ कोविंद हैं, हमारा नेशनल फ्लैग ट्राई कलर है तो ट्राई कलर है, हमारा नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय है, तो सबका यही है। और जैसे ही कलेक्टिव बिलोंगिंग्स कहते हैं। अब इसी कलेक्टिव बिलोंगिंग्स को एमर्ज करने के लिए हमारा जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था, तो किस तरीके से इस कलेक्टिव बिलोंगिंग्स के सेंस को एमर्ज किया गया हमारी कंट्री में, तो उसी को हम पढ़ेंगे। तो रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, ध्यान देना, इसी फीलिंग्स को एमर्ज करने की नीड क्यों पड़ी, उसका कारण क्या था, तो ध्यान देना। सबसे पहली बात कि अगर पूरे कंट्री का एनिमी कौन था,
ब्रिटिशर्स, तो सारे कंट्री के लोगों के पास एक कॉमन थिंग था क्या, कि हाँ, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आपका कश्मीर, चाहे गुजरात, चाहे अरुणाचल प्रदेश, कोई भी पार्ट हो अपने कंट्री का, सबका एनिमी एक ही था, ब्रिटिशर्स। यानी कि कॉमन थिंग था। और कॉमन थिंग क्या होता है, कलेक्टिव बिलोंगिंग्स होती है हमारी कंट्री की। तो उस समय ब्रिटिशर्स भी थे, एक माँ तो वही था ब्रिटिशर्स, लेकिन इन सब के लिए एक पार्टी थी हमारी कंट्री में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे अपने जो इंडिविजुअली भी फाइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स से अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने के लिए। तो लोगों के अंदर ये फीलिंग एमर्ज करना था कि हमारा सबका दुश्मन एक है, तो हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना है, यानी कि यूनाइटेड स्ट्रगल होना चाहिए। इसी को एक साथ मिलकर लड़ना होता है, यूनाइटेड स्ट्रगल होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने क्या प्रोसेस अपनाया कि इन द 19th-20th सेंचुरी सेवरल मूवमेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरियस सेक्शन एंड ग्रुप्स पार्टिसिपेट टुगेदर टू गॉट इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स को भगा करके अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने के लिए बहुत सारी सेक्शनल और सोशल ग्रुप्स ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया एक साथ। कब, 19th और 20th सेंचुरी, यानी कि जब गांधी जी, स्पेशली जब गांधी जी आते हैं हमारी कंट्री में, इमर्ज होते हैं 1915 के बाद से, तब जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े, रॉलेट सत्याग्रह हो, चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे खेड़ा हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे आपका नॉन कॉपरेशन हो, चाहे आपका नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट हो, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे कोई भी मूवमेंट हो, गांधी जी उन्होंने सबसे पहले ये ट्राई किया कि इंडियंस को क्या करना पड़ेगा, यूनाइट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे मूवमेंट्स हुए यूनाइट होकर के, हिंदू मुस्लिम सब साथ लड़े, क्रिश्चियन सब साथ, सब जो भी लोग थे सब एक साथ थे इंडिया के में बिलोंग, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सब एक साथ लड़े। ठीक है। उसके अलावा नेशनलिज्म की फीलिंग से मर्ज करने के लिए लोगों ने क्या करा, तो इस तरह एक तो सबने मिल के लड़ा, सबके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई, भाई सब मिलकर लड़ेंगे, यानी हमारी कंट्री सबकी एक है, हमें सबको मिलकर लड़ना चाहिए। दूसरा, कल्चरल प्रोसेसेस, किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग से मर्ज की गई, प्लेज, नाटक वाटक करके। ठीक है ना, नाटक मतलब क्या, ये जो आपने रोड नुक्कड़ नाटक देखा होगा, और लोगों के अंदर ये अपनी बातों से, अपने एक्टिंग से वो शो करते हैं कि हमारी कंट्री क्या है, एक है, हमारा एनिमी एक है, उसे मार कर भगाना है यहाँ से, और उसको भगाना है किसी भी तरीके से। एक्चुअली में मार कर नहीं, मार कर इन द सेंस मतलब और बस अपनी कंट्री से उसे, गांधी जी की अगर बात करें तो अहिंसा का फॉलो करके, सत्याग्रह फॉलो करके उनको हटाना है यहाँ से, और अपनी कंट्री पर सेल्फ रूल एस्टैब्लिश करनी है। तो प्लेज करके लोग ये अपना मैसेज देते थे, बुक्स पब्लिश करते थे। एलिग्रीज क्या होता है, एलिग्रीज मतलब क्या होता है कि एक तरह से स्टैचू बना दी जाती है, और आज के डेट में तो एक इसको पर्सोनिफिकेशन भी करते हैं। पता है नेशनलिज्म को पर्सोनिफिकेशन करना, क्वेश्चन आता है कि पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, कि किसी भी थॉट को, फीलिंग्स को, किसी भी थॉट और फीलिंग को पर्सन के थ्रू रिप्रेजेंट करना, पर्सन से थ्रू क्या करना, रिप्रेजेंट करना। बस में आ रही है ना। जैसे कि आपने देखा है हमारे इंडिया में भारत को किसके रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, भारत माता। तो भारत माता एक लेडी है, लेडी क्या एक पर्सन है, और पर्सन के रूप में इसी को एलिग्री बोलते हैं। तो एलिग्रीज बनाई गई एंड एक्सेट्रा और रिलेटेड टू कल्चर, ये सारी चीज़ें कल्चर से रिलेटेड है। जैसे कि आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मेड एलिग्री और भारत माता, याद रखना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या बनाया, भारत माता का एलिग्री बनाया, स्टैचू बनाया। और आज के वीडियो में तो भारत माता हमारा क्या है, हमारे पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। दैट रिप्रेजेंट इंडिया इज आवर मदरलैंड। इसलिए हमारी कंट्री को क्या कहा जाता है, हमारी भारत माँ है। क्या है, भारत माँ। और माँ को हमें किससे बचाना है, ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स ने इसे किडनैप कर लिया है, उसका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और हम हर बच्चे की यह जिम्मेदारी होती है कि अपने माँ को प्रोटेक्ट करे, और हमारी भी। तो इस तरीके से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज की गई कि भाई भारत क्या है, भारत पीस ऑफ लैंड नहीं है, बल्कि भारत हमारी क्या है, माँ है। और माँ को प्रोटेक्ट करना हमें। तो सोचो ना, किसी की लैंग्वेज, माँ का तो एक ही लैंग्वेज होता है ना, चाहे वो तमिल की हो, चाहे वो कश्मीर की हो, चाहे गुजरात, चाहे अरुणाचल प्रदेश की हो, सबकी माँ तो माँ होती है। सबके लिए, अपने बच्चे के लिए उतना ही प्यार होता है। बस में आ रही है ना। तो हमारी कंट्री को भारत माता के थ्रू क्या रिप्रेजेंट किया गया कि भारत एक लैंड पीस ऑफ लैंड नहीं, बल्कि भारत माता क्या, मदर लैंड है, एंड यू हैव टू मेक इट फ्री। इसके अलावा और क्या बनाया गया, वंदे मातरम का स्लोगन दिया गया भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता को भी फॉर्म किया था। ठीक है। उसके बाद से वंदे मातरम का स्लोगन भी दिया था इन्होंने, और पूरे कंट्री में चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, वंदे मातरम एक बार बोलना है। तो इसका मतलब कि नेशनलिज्म की वन कॉमन थिंग डेवलप की जा रही है। भारत माता हो गई कॉमन थिंग, वंदे मातरम हो गया, और फर्दर कन्वर्टेड इनटू अ पोएम
देन इन अ सॉन्ग। पता है, इसको बाद में वंदे मातरम को पोएम में कन्वर्ट किया गया, बाद में इसको सॉन्ग, आज के डेट में वंदे मातरम में क्या है, सॉन्ग भी है। ठीक है, तो टुडे इज आवर नेशनल सॉन्ग, गॉट इट। चलिए 1932 में गांधी जी और कांग्रेस से दोनों ने मिलकर अपना फ्लैग बनाया। बात समझ आ रही है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, करेज और स्ट्रेंथ को, पीस को, फर्टिलिटी को, आप सबको पता ही है ऑलरेडी, बुद्धिस्ट धर्म चक्रा को। बात समझिए, जिसमें कि 24 स्पोक्स होते हैं और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अशोका के एडिक्ट्स को। एडिक्ट्स मतलब क्या होता है, उसके टीचिंग्स को। तो इस तरीके से कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, और भी आप फाइंड आउट करें, खुद भी फाइंड आउट करें कि क्या क्या हमारी कंट्री में नेशनल कॉमन थिंग है, हमारे कलेक्टिव बिलोंग्स है। जैसे कि आप नेशनल एंथम भी डाल सकते हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी डाल सकते हो, जो कि पूरे कंट्री में चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, अगर उससे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो हर जगह पूरे कंट्री में किसी से भी पूछा जाए, उसका आंसर एक ही होगा, तो वहीं कलेक्टिव बिलोंगिंग्स होगा। आप इसे फाइंड आउट करें ये, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पास में आ रही है। और एंड फाइनली गांधी जी स्टार्टेड हिज लास्ट मूवमेंट, दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। कब, 1942 में। तो 1942 में गांधी जी ने लास्ट मूवमेंट अपना लॉन्च किया, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और फाइनली 1946 में, कब, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के सारे रास्ते खोल कर जाता है। और इस तरीके से फाइनली जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच डिलीवर किया। कब, ट्रिस्ट की, उसका नाम क्या था स्पीच का, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ऑन द एव ऑफ 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को इंडियन पार्लियामेंट में। और इसी स्पीच के साथ इंडिया को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया गया। और इस तरीके से आप लोगों को ये समझ में आया कि इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने में महात्मा गांधी का कितना बड़ा रोल था। और उनका एक काफ़ी दूर की बातें वो देखते थे, काफ़ी दूर की चीज़ देखते थे। वो खाली इंडिपेंडेंट ही नहीं कराना चाहते थे इंडियंस को, बल्कि इंडियंस को एक लाइफ स्टाइल देना चाहते थे कि ये लाइफ टाइम इंडिया को अगर मैक्सिमम डेज तक सर्वाइव करना है तो हम इस अहिंसा और सत्याग्रह को क्या करना पड़ेगा, एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तभी जाकर के हमारी कंट्री में लोग सर्वाइव कर सकते हैं, हारमोनी इस्टेब्लिश हो सकती है, रिलेशंस इस्टेब्लिश हो सकते हैं, इतनी जो डाइवर्सिटी है इनके बीच में यूनिटी इस्टेब्लिश हो सकता है। इसलिए तो आज के डेट में स्लोगन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया में यही है। और इसीलिए इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे यूनिक कंट्री है। बस में इतनी डाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। बस में आ रही है ना। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर। इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़, थोड़ा सा एक और वर्ड बता दूँ, खुदाई खिदमतगार के बारे में। किसके बारे में, खुदाई खिदमतगार्स, खुदाई खिदमतगार्स याद रखना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको गड़बड़ हो जाएगा, नहीं दिख पाएगा। खुदाई खिदमतगार्स, खुदाई खिदमतगार्स जो थे इनको बोला जाता है कि सन ऑफ गॉड, या इसको डिसाइपल ऑफ गॉड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या भगवान के फरिश्ते, इस तरीके से बोल सकते हैं इनको। जो ये खुदाई खिदमतगार्स एक तरह से ग्रुप था जिसको बनाया था आपके खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने बनाया था, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, फ्रंटियर गांधी। ये गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। और फ्रंटियर गांधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनकी जो गांधी के स्पिरिट को, मैसेज को स्प्रेड करते थे ना, ये लाहौर और पाकिस्तान के बेल्ट में करते थे, यानी पंजाब, लाहौर और पाकिस्तान, ये इंडिया का जो है ना वेस्टर्न पार्ट, ये इसको फ्रंट कहा जाता है। बस में क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं से हमारे इंडिया में वॉर करने आते थे मिडिल पीरियड में, तो इसको फ्रंट कहा जाता है। इसलिए ये वॉर यहीं पर करते थे, ब्रिटिशर्स के अपने अगेंस्ट में अपना मूवमेंट करते थे। इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी कहते, क्योंकि गांधी को फॉलो करते थे और इस फ्रंट एरिया में फाइट करते थे, इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी के भी नाम से जाना जाता है। याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने जो ग्रुप बनाई थी उसका नाम क्या कहते हैं, खुदाई खिदमतगार। और इनके जो ग्रुप के लोग थे वो क्या, कौन रेड कलर का ये लोग क्लॉथ वियर करते थे। पश्मीना ने, इन हम रेड सोल्जर्स भी के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट था जो कि छूट गया था, मैंने आप लोगों को बता दिया आज। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू एंड नमस्ते। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट video in which we will study with the new book and new chapter. Thank you.